नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आज बेनकाब करेंगे उन घोटालेबाजों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के 37,000 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। परत दर परत उठाएंगे लुभावने वादों के कागज दिखाकर हुए घोटाले से पर्दा। बताएंगे आखिर हजारों लोगों के साथ एक बैंक के नाम पर कैसे हुआ 100 करोड़ का घोटाला। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। इसके 12 लाख रुपए भी बैलेंस, कम से कम 20-21 लाख रुपए जमा हो गया। फिर कम से कम 6.5 लाख रुपए भी और है। मेरे 15 लाख अभी अंदर है। मेरा यहाँ पर 40 लाख है। किसी के 50 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 12 लाख। आरोप है कि इन्हें एक बैंक से ऐसा धोखा मिला कि इनकी सारी जमा पूंजी लुट गई। ऐसे धोखे का शिकार हुए लोगों की तादाद एक या दो नहीं, बल्कि 37,000 से भी ज्यादा है। उनको पनिशमेंट दो ताकि उनको कुछ तो डर हो, जो भी कर रहे हैं उनको डर तो हो आगे से। जिसने घोटाला करा उसका तो होना ही चाहिए और गरीब लोगों का पैसा मिलना चाहिए। अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने वाले ये लोग महामेधा बैंक के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में झूठ का ऐसा जाल फैलाया कि हजारों लोग उसका शिकार बन गए। आरोप है कि यह घोटाला 2 पैसे का नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए का है। $100 करोड़ का यह धोखा सरकार की नाक के नीचे हुआ। बैंकों के काम पर नजर रखने वाली तमाम संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो 18 सितंबर को महामेधा बैंक के 24 संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और कई दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। सीबीसीआईडी की जांच भी शुरू हो गई। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्राहकों को उनकी पूंजी वापस मिलेगी। जिन लोगों ने घपला किया, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, चाहे बैंक से जिन्होंने लोन ले रखा वो हों, और चाहे बैंक के ओनर हों, इन लोगों ने जितने भी घपले करे हों, इनों की प्रॉपर्टी जब्त करके और लोगों का बचा कुचा पैसा मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है कि इनकी रिकवरी करनी। रिकवरी नहीं होती तो वो खुद दें। जी मीडिया की टीम ग्राहकों की ये चिंता यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के पास भी ले गई। सुनिए उन्होंने इस मामले में क्या कहा। जो हमारे डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं, ऐसे 100 बैंक हैं, तो उन सारे बैंकों का हम ये नहीं कह सकते। हम तो कुल इतना ही कह सकते हैं कि किसी भी बैंक का निकल कर आया आपराधिक जनता का पैसा लगा है तो उस पैसे को निकाल कर जनता तक पहुंचाने का ये हम कोशिश करेंगे और अपराधी को दंड देने को करेंगे। यूपी सरकार की दलील है कि बैंक के मामले में राज्यों के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ग्राहकों का सवाल है कि कोऑपरेटिव बैंक की आड़ में वर्षों तक धोखे का खेल कैसे चलता रहा। महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खेल को रोका क्यों नहीं गया? क्या इस खेल में बड़ी मछलियां भी शामिल हैं? या सरकारी एजेंसियों की लापरवाही से धोखाधड़ी की खुली छूट मिल गई? आप देखते रहिए बेनकाब। हम एक एक कर इस खेल की हर परत को उधेड़ेंगे ताकि फिर कोई किसी बैंक के नाम पर धोखे का शिकार न बन जाए। शोएब रजा, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो महामेधा बैंक की शुरुआत से लेकर उसके ग्राहकों से धोखा होने के पूरे सिलसिले पर नजर दौड़ाएं तो लगता है कि पूरी जो घोटाला है उसको सोच समझ कर किया गया। और 2001 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस जारी किया।
इसी वक्त गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में जमीनों का भी अधिग्रहण तेजी से चल रहा था। बैंक ने इस हालात का फायदा उठाया और अपने लोगों को सपने दिखाकर कैसे ग्राहकों की जमा पूंजी पर सेंध लगी, इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि लगातार अब लोग और जो ग्राहक थे इस बैंक के वो परेशान हो रहे हैं। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले, सूबे के सबसे तेजी से तरक्की करते शहर, राजधानी दिल्ली के करीब के शहर। फिर भी साल 2000 में यहां महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुला। बैंकिंग के नियमों को तोड़ता मरोड़ता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं रोका। क्या इसीलिए भोले भाले ग्राहकों से हो गया 100 करोड़ का धोखा? साल 2000, रियल एस्टेट उद्योग में तेजी का साथ। तमाम सरकारी योजनाओं के लिए उन दिनों गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर के लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई। महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने इन्हीं हालात का फायदा उठाया। आरोप है कि उसने लुभावने सपने दिखाए, सबसे ज्यादा ब्याज देने का सब्ज बाग दिखाया। हम 4 लोग थे, हमारा मुआवजा आया था नोएडा अथॉरिटी वाले से मिलकर, ये लोग हमारे घर ही पहुंच गए बैंक वाले। मुआवजे का पैसा आया था, 50 लाख रुपए थे, 4-5 भैयाओं के थे हमारे। मुआवजा मिला था, तो हमारा फार्म लैंड था, फार्म लैंड यहाँ पर नोएडा जमीन का जी। तो हमारा, हाँ जी, तो हमको तकरीबन 40 समथिंग मिला था। ज्यादा लोगों का पैसा लगवाने के लिए बैंक सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक हफ्ते के 7 दिन खुला रहता था। पहले हमारा देना बैंक में था, फिर हमने यहाँ डाल दिया कि पास में है तो ठीक है। आरोप है कि 2015 तक बैंक ने अच्छा ब्याज दिया, बाद में लोगों के पैसे तक वापस करने से मना कर दिया। ग्राहकों के चेक तक बाउंस होने लगे। मैंने रोज चक्कर लगाने शुरू करे हैं, तो कभी 20,000 दे रहे हैं, कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी 5,000 दे रहे हैं, कभी 1,000 दे रहे हैं। मेरे पास कम से कम इस बैंक के 50 चेक रखे जो मेरे वापस हुए हुए हैं। शिकायतों के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार 2017 में जागा। उसने महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके बावजूद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई 4 साल बाद, 18 सितंबर 2020 में। 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कौन है ये लोग, कितने रसूखदार हैं, किसकी शय है, देखते जाइए धोखे की पड़ताल बेनकाब। शोएब रजा, जी मीडिया। तो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार घोटाले में बैंक प्रबंधन की भूमिका बेहद संदिग्ध है, क्योंकि जिन कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किया गया उन कंपनियों से जुड़े लोग वही हैं जो बैंक प्रबंधन से जुड़े हुए थे। नोएडा के रहने वाले सादीराम शर्मा, नौकरी की बचत, अपनी अधिकृत जमीन का मुआवजा, अपने भतीजे के कहने पर सारी बचत उन्होंने महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में लगा दी। आरोप है कि उनका भतीजा भी अब उन 24 घोटालेबाजों में शामिल है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मेरा एक भतीजा था शिव कुमार, जो इसके घपले में लिप्त है। 24 लोगों में जिनका नाम है, 23वें नंबर पर उसका नाम है। मेरा खास भतीजा है, वो इनसे मिला हुआ था, सगा भतीजा, बड़े भाई का लड़का। भंगेल से मकान बेच के फरार है वो। एफआईआर के मुताबिक इस मामले के बाकी आरोपियों में पहला नाम बैंक की प्रबंध कमेटी के सचिव ES ल्यूक का है, दूसरा नाम प्रबंध कमेटी के पूर्व सभापति पप्पू भाटी का है, तीसरा नाम राज भाटी का है, वो भी प्रबंध कमेटी का पूर्व सभापति है। फेहरिस्त में ऐसे 24 नाम हैं जिनमें मुख्य आरोपी पप्पू भाटी का निधन हो चुका है। उसके बाद उसका बेटा राज भाटी बैंक को संभाल रहे थे। CBCID की जांच में उसी पर सबसे ज्यादा निगाह है। जी मीडिया की टीम भी उसके गाजियाबाद के अशोकनगर के घर पर पहुंची। हम पहुंचे थे यहाँ ये जानने के लिए कि अगर वो यहाँ उनसे मुलाकात हो जाए तो उनसे बात की जाए
लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका ऐसा कहना है। हमने कोशिश की कि अगर उनसे मुलाकात हो तो बात हो और पूछा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो परेशान है, जो पीड़ित है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अब पुलिस उनकी तलाश एक तरीके से कर रही है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं। एफआईआर के बाद से ही राजभाटी से संपर्क मुश्किल हो चुका है। हालांकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पड़ताल में हमें बैंक की वो ऑडिट रिपोर्ट मिल गई जिसने लोगों की गाढ़ी कमाई को डुबोने का खेल साफ कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के मालिकों ने फर्जी कंपनियां बनाई, उन्हें फर्जी तरीके से लोन जारी किया, फर्जी कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किया, कई फर्जी खाते भी खोले गए, ग्राहकों के एफडी अकाउंट की राशि बिना इजाजत ट्रांसफर की गई। आरोप है कि ये सीधा सीधा ग्राहकों के पैसे के गबन का मामला है। फर्जी ऋण, डिपॉजिट, एफडी जो हैं डिपॉजिटर की बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी में लाके तोड़ के भुगतान प्राप्त करके, दूसरे खातों में हेरा फेरी द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करके और दूसरी जगहों पे बिना अधिकार के उसे दुर्विनियोग करके उसके द्वारा तमाम हथकंडे अपना के ये गबन करने का उल्लेख जो है सीए द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में उन कंपनियों के नाम भी दर्ज हैं जिन्हें महामेदा बैंक ने फर्जी तरीके से लोन दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन कंपनियों से जुड़े ज्यादातर लोग वही हैं जो बैंक की प्रबंध कमेटी में भी थे और अब जिनके नाम एफआईआर में भी हैं। जो रिपोर्ट में तथ्यों का खुलासा किया उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का उन्होंने हेरा फेरी, डिपॉजिटरों के साथ धोखाधड़ी, गबन, ये तमाम बातों का उल्लेख किया जिसके आधार पे इनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया। एफआईआर के बाद आरोपियों की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि बीते 4 सालों में उन्होंने अपनी संपत्ति बेच तो नहीं दी। अगर वो संपत्ति बेच चुके हैं, गबन का पैसा लौटा चुके हैं, तो सवाल ये कि ग्राहकों को उनका पैसा कैसे मिलेगा, जिम्मेदार कौन है? शोएब रजा, जी मीडिया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमसी द्विवेदी, पूर्व डीजीपी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। शोएब, सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही है कि कोऑपरेटिव बैंक की आड़ में ये घोटालेबाज अपना खेल खेल रहे थे और ये इतने लंबे समय से चल भी रहा था बहुत आसानी के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सालों तक ये किसी की नजर में आया कैसे नहीं? और 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ का घोटाला, और वो भी 1-2 या फिर 10 या 20 हजार लोगों के साथ नहीं, 37,000 कस्टमर्स को धोखा दिया गया है। एक बड़ा खेल यहां पर चलता रहा। बड़ी मछलियां इसमें सामने आ सकती हैं। शोएब, बिल्कुल जिया, देखिए बहुत बड़ी बात यही है कि पिछले 3 साल से जो लोग थे जिनका पैसा बैंक में जमा था या अभी भी है, वो लोग भटक रहे हैं इस उम्मीद में कि उनका पैसा मिलेगा। और मैं सेक्टर 49 में मौजूद हूँ, नोएडा के, और ये जो बिल्डिंग है ना आप देख रही है जिया, रात का हालांकि अंधेरा है, सही से दिख नहीं पाएगी, यहीं पर एक शाखा चला करती थी इस बैंक की जहां पर आसपास के लोगों ने पैसा जमा कराया और करोड़ों रुपया एक झटके में उनसे दूर कर दिया। इस बैंक के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने, वो लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही लोग हैं क्योंकि 37,000 जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कहीं ना कहीं घोटाले का शिकार हुए हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें से आए हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं सर कि 3 साल बीत गए हैं, आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, कभी नोएडा, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। अब कुछ उम्मीद लग रही है, एफआईआर दर्ज हुई है कि पैसा मिलेगा? अभी तो हमें उम्मीद कम है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो शायद हमें कुछ लगे कि हाँ कुछ हो रहा है तो शायद मिल सकता है हमें पैसा। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम किसान हैं। अच्छा। हमारा मुआवजे का पैसा मिला था 1982 में नोएडा परिगणना में जगह हो गई थी। 12 साल बाद हमारी अपील मंजूर हुई हाई कोर्ट से, और हमने नोएडा अथॉरिटी से चेक ला के इन चोरों के यहाँ पे जमा कर दिया। और हमें आज इतने धक्के खाने पड़ रहे कि हमारा मतलब कितना किसान के साथ कितनी दुर्दशा हो रही है। कितने पैसे आपके फंसे हुए हैं? हमारे 38 लाख रुपए। 38 लाख मुआवजे के? हाँ जी, एक बहुत बड़ी रकम। आप बताएं कि आप पहले भी, क्योंकि हमने आपसे बात की थी, कुछ उम्मीद अब लग रही है कि कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि संपत्ति बेच कर दो, किसी भी तरह दो, लेकिन पिछले 3 साल में किसको खबर के उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच ही दी हो?
जी सर, मैं शादीराम भंगेल गांव का स्थायी निवासी हूँ और मैं भी एक कृषक हूँ। जैसे ही मुझे ज़मीन का मुआवजे का पैसा मिला, मैंने इस बैंक में डाला और महीना 2 महीने के अंदर अंदर बैंक डूब गया और हम पीछे पीछे घूमते रहे। अब मेरी जितने भी आज ये किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के प्रति एक अच्छी स्कीमें आ रही हैं और लोग जो चारों तरफ हल्ला मचा रहे हैं सड़कों पर, ये किसान विरोधी है, तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ भी न्याय हो। और जिन लोगों 37,000 लोगों का पैसा इस ब्रांच में डूबा है और भी इस पर जो अभी एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, जो रिपोर्ट वगैरह हुई है, अब मुझे उम्मीद लग रही है और मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि भाई इन्हों की जो इसके जो इसके ऑर्गेनाइजर थे, जो बैंक के ऑनर थे और इनके जो मैनेजमेंट की टीम थी, इनकी संपत्ति की कुर्की की जाए और कहीं ना कहीं से इनसे पैसा वसूल किया जाए जिन लोगों ने लोन लिया है और ये हमारा पैसा हमें दिलाया जाए। तो हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक तरफ किसानों की तरफ जा रहे हैं आप लोग और एक तरफ हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। 5 साल से 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। तो मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण जागी गई है और मुझे उम्मीद है कि इन पर शिकंजा कसेगा और हम लोगों का पैसा मिलेगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कस्टमर्स का, ग्राहकों का ये दर्द है, उनका लाखों रुपए फंसा हुआ है और उनके दर्द को समझा जा सकता है। इतने सालों से ये उस बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, सभी से गुहार लगा रहे हैं, उनकी कोई मदद अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, पूरी प्रक्रिया में आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इतने सालों से तो ये धंधा चलता रहा, पूरा घोटाला चलता रहा, किसी की नजर में नहीं आया, लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज हुई है इन घोटालेबाजों के विरोध में। लेकिन जब ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, इनका पूरा घोटाला चल रहा था, तब किसी की नजर नहीं पड़ी इस पे। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी की शह पे ये हो सकता हुआ हो। लेकिन अब जब एफआईआर हुई है तो क्या इनको उम्मीद लगाने की जरूरत है? क्या सकारात्मक कार्रवाई होगी? क्या रिकवरी हो सकती है इन ग्राहकों की? देखिए, जो सहकारी संस्थाएं हैं जी, उनके में रेगुलेशन बहुत कम है और बहुत पुअर रेगुलेशन रहता है। हमारे केवल यही बैंक नहीं, अगर दूसरी सहकारी बैंकों का भी ऑडिट किया जाए सही ढंग से तो बहुत जगह घोटाला मिलेगा और दूसरी भी सहकारी संस्थाओं में ऐसा होता रहा है। ये चूंकि नेशनलाइज नहीं है तो गारंटी भी आरबीआई की नहीं कि वो पूरा इसका पैसा देगी। अब लगातार ये आज की बात नहीं, ये लोगों को पता चल गया होगा 17 से पहले से ही। और जैसा कि एक साहब अभी बोल भी रहे थे कि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, कभी 10,000 दे देते, कभी 20,000 दे देते, तो पहले से लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें घपला हो रहा है। लेकिन चूंकि प्रबंध समिति नेताओं की, प्रायः नेताओं की होती है, आप कहेंगे, या ऐसे लोगों की होती है जो डिसऑनेस्ट होते हैं, तो वो खुद ही उसको घपले में रखते हैं और कोई जांच नहीं होने देते। और जब तक आरबीआई पर या कहीं बहुत ऊपर लेवल पर बात पहुंचे तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और कोई ताज्जुब नहीं कि तत्कालीन मंत्रीगण और तत्कालीन उच्चाधिकारी जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, उनके नॉलेज में रहा हो और वो भी इसमें रहे हो। ये तो अभी ऑडिट रिपोर्ट केवल उन लोगों को दिखा रही है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके वरद हस्त इनमें और ऊंचे अधिकारियों का और नेताओं का भी रहा होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। जहां तक आपने प्रश्न किया पैसा वापसी का सवाल, ये बड़ा कठिन सवाल है और अगर कितने भी कोशिश की जाएगी पूरा पैसा वापस हो पाएगा, इससे मुझे संदेह है। सहकारिता मंत्री है, उनका भी बयान हमने दर्शकों को सुनवाया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कंट्रोल इस पर होता नहीं है सरकार का। अब लेकिन जब एफआईआर हुई है तो कार्रवाई की क्या प्रक्रिया रहेगी? अगर पैसा वापस नहीं होता है, थोड़ा बहुत मुआवजा या फिर कोई रिकवरी, या इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई है जो कि अंदर काम कर रहे थे बैंक के, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जहां तक आईपीसी का सवाल है जी, वो इसकी रिकवरी के पोर्शन को उसमें इन्वॉल्व नहीं करती। आईपीसी तो सजा दिलाएगी इनको जो ऐसे इन्होंने जैसा किया है, लेकिन साथ साथ में ये रिकवरी की जा सकती है, लेकिन वो आंशिक ही हो पाएगी क्योंकि वो जो पैसा है वो किन फॉर्म में और कहाँ पहुंच गया होगा, किसके नाम पर पहुंच चुका होगा इतने समय में, इसका कहना बहुत कठिन है। उस व्यक्ति के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी या कितना पैसा मिलेगा जिसने ये किया है, वो बहुत लिमिटेड मिलेगा।
तो पूरा पैसा तो अंश मिलना बहुत ही असंभव सा है। आंशिक रूप से इसका मिल सकता है, लेकिन मुख्यतः जो सीआईडी की कार्रवाई होगी वो पैसा वसूलने की नहीं होगी, वो तो कार्रवाई उनको सजा दिलाने की होगी। जो किन किन धाराओं में, आईपीसी की किन किन धाराओं में इन्होंने गलत काम किया है और उनको उन धाराओं में जुर्म के लिए सजा दिलाई जाए, वो कार्रवाई करेंगे मुख्यतः वो। बिल्कुल द्विवेदी जी, तो कह सकते हैं ये दुविधा ग्राहकों के बीच बनी हुई है। शोएब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन लोगों के बीच वो खड़े हुए हैं। शोएब, अब दुविधा यही है कि अब जो एफआईआर दर्ज हुई है कानूनी रूप से तो कार्रवाई हो जाएगी, धोखाधड़ी का जो मामला है वो भी दर्ज हो चुका है, लेकिन जो रिकवरी है, जो उनका पैसा है, वो क्या वापस मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए जिया, एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी बैंक खुलता है, कोई भी संस्था हम देखते हैं, ये तो खासतौर पर बैंक यहाँ पर खुला तो आरबीआई के जो दिशा निर्देश है या फिर जो नियम है बाकायदा लिखा रहता है, इस पर भी ये लिखा था और आरबीआई ने इस पर फिर 2017 में पाबंदी लगाई। तो अगर कहीं पर जो किसान है या आम लोग ये पैसा जमा कर रहे हैं तो वहाँ पर पैसा सुरक्षित रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? फिर अगर सहकारी जो बैंक है या ऐसे संस्थान है, अगर वहाँ पैसा सुरक्षित नहीं है तो ऐसे बैंकों को खोलने की इजाजत कैसे दी जाती है? ये भी एक सवाल है। और लोगों का 40-40 लाख रुपया फंसा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप आगे आइए, ये बताएं कि आपने कहाँ तक कोशिशें की, क्योंकि अभी हमारे साथ जो वकील बैठे हैं वो तो इस तरह मतलब एक बात ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है रिकवरी करना इस तरह के मामलों में, तो फिर आपका पैसा कैसे मिलेगा? मैं सब जगह गई। सबसे पहले तो मैं उनके जो ये हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर गई, मिस्टर भाटी को बहुत बारी मिली, वो भी मेरे घर आए। उन्होंने मुझे 10 घंटे मेरे घर बैठे रहे, बोलते हैं तुम पेपर साइन कर दो कि तुमको पैसा मिल गया तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। पहले आप पेपर साइन कर दो। हाँ सर, वो तो मैं करूँगी नहीं। फिर 10 घंटे बैठ करके फिर वो कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? मेरा 35 लाख है। 35 लाख रुपए? हाँ जी। मैं गई थी बैंक पे बिकॉज मेरी डॉटर प्रेग्नेंट थी, तो हमने उसके घर के लिए इंस्टॉलमेंट देनी थी। और जब मैं गई उन्होंने बोला नहीं आप कल आइए, आप कल आइए, आप कल आइए, और फिर ऐसा नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल शोएब, इन्हीं चक्करों में बैंक के लोगों ने फंसाया है इन ग्राहकों को, और यही वजह है कि एक बड़ा अमाउंट इनका फंसा हुआ है। अब सवाल यही है कि इतने सालों से ये पूरा खेल चल रहा था, किसकी शह पर चल रहा था, किसी की नजर में नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये भी है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है, तो अब रिकवरी क्या हो पाएगी इन लोगों की? ये अभी भी सवाल है जो बने हुए हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका शोएब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व डीजीपी हैं। एमसी द्विवेदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि 100 करोड़ का घोटाला, 37,000 लोगों के साथ घपलेबाजी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और इन लोगों को आखिर न्याय कौन दिलाएगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है। बेनकाब में फिलहाल इतना।